ड्रग मास्टर फाइल के प्रिपरेशन और सबमिशन के बाद आखिरी स्टेज आती है रिव्यू एंड क्लोजर। रिव्यू एंड क्लोजर मतलब कि खाद्य एंड औषधि प्रशासन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट अथॉरिटी फाइनल उसको रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे, मैनुअली उसको गो थ्रू करेंगे और देखेंगे, उस पर अपना डिसीजन देंगे कि अब इस प्रोडक्ट को अप्रूव करना है, इस ड्रग को अप्रूव करना है या फिर उसे क्लोज करना है या कोई करेक्शन है तो अमेंडमेंट है तो वो कराना, जो कि इसके स्टेप्स हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ड्रग मास्टर फाइल के एक इतना बड़ा प्रोसीजर होता है कि जनरली हाँ कोई शायद ही एक ड्रग मास्टर फाइल रिजेक्ट होती हो, क्योंकि सारे क्लिनिकल ट्रायल डाटा सारे एक्सरसाइज के बाद ही वो एफडीए के पास रिव्यू होने के लिए जाती है। इसलिए एक कॉमन लॉ एक है, सेक्शन एक बनाया गया है कि ड्रग मास्टर फाइल इज नेवर नाइदर अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है एक्चुअल में कि ड्रग मास्टर फाइल अप्रूव होगी ही, बस उसमें करेक्शंस की आवश्यकता होगी तो वो अथॉरिटी को बताएगी, जो स्टेप में हम देखेंगे। सबसे पहला एक्चुअल में डिसअप्रूव होने के चांस इसलिए नहीं है कि ड्रग मास्टर फाइल के लिए जब कंपनी अप्लाई करती है, उसे सबमिट करती है, तो सबसे पहले आईएनडी स्पॉन्सर मतलब इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग स्पॉन्सर या फिर न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन या एक्सपोर्ट एप्लीकेशन और अनदर डीएमएफ होल्डर, मतलब ये सब जितने लीगली ऑथराइज पर्सन है इनका रेफरेंस लगता है एक्चुअल में, तभी डीएमएफ अब सबमिशन होती है। इसका मैं कॉमन उदाहरण देता हूँ कि जैसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में अगर आपको अप्लाई करना हो जॉब के लिए तो वहां पर ऑलरेडी काम कर रहे कर्मचारी का रेफरेंस लगता है, क्योंकि वो रेफरेंस इतना फर्म होता है कि फिर आपकी जॉब के लगने के चांसेस लगभग लगभग 100% होते हैं। इसलिए इन सारी जो बहुत सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, उन सबको फिल्टर करने के लिए, दूर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जनरली एफडीए रेफरेंस आज की डेट में मांगता ही है, और जिसकी वजह से लगभग लगभग चांसेस खत्म हो जाते हैं डीएमएफ के रिजेक्ट होने के। उसके बाद अगर इन केस किसी कारणवश एफडीए को रिव्यूअर्स डेफिशिएंसी फाइंड करते हैं, मतलब किसी प्रकार की कमी है ड्रग मास्टर फाइल में, तो वो कंपनी को और डीएमएफ होल्डर को एक लेटर भेजते हैं जिसमें सारी डिटेल जानकारी होती है कि क्या उसमें कमियां हैं, क्या डेफिशिएंसी है, और उसको सुधार करने के लिए निर्देश देते हैं। इसके बाद जब होल्डर पूरी तरह से उसको सुधार कर लेता है, वो वापस डीएमएफ कंपनी को भेजता है और उसके बाद नेक्स्ट रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है। किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का पिछली डीएमएफ में सबमिट किए हुए स्टेप्स या फिर कोई डेफिशिएंसी कमी थी, उसके बारे में अपडेट जब करती है कंपनी, तो उसे कोई भी बदलाव या एडिशन किया है तो उसे ऑथराइजेशन लेटर और ट्रांसमिटल लेटर की एक डुप्लीकेट कॉपी के साथ उस पर मेंशन करके एफडीए को देना होता है। साथ ही साथ जिन चीजों, इन कमी को दूर करने के लिए जो भी डेटा लिया गया, जो भी चीजें उसमें गई, उनका एक रेफरेंस इंक्लूडिंग द डेट, वॉल्यूम, सेक्शन नंबर, पेज नंबर देना होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आप अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, सपोज आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, अगर आपने किसी पर्टिकुलर नोवेल डोजेज फॉर्म के ऊपर अपना रिसर्च करी है और आप उसका पेपर पब्लिश करने के लिए सबमिट करने वाले हैं, तो उस पर्टिकुलर लिटरेचर को, पेपर पब्लिशिंग को का जो सोर्स है, जो डाटा है, वो आपको कहाँ से मिला, आपको ये आइडिया कहाँ से मिला, आपने या ऑलरेडी पुराने कोई रिसर्च पेपर को रेफर किया है, तो उनका मेंशनिंग हमें अपने पेपर में करनी होती है, क्योंकि आपने रिसर्च करी है। रिसर्च मतलब जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है उसको आपने रिसर्च किया, आपने कोई चीज इन्वेंट नहीं करी है। जनरली इन्वेंशन में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टिल रिसर्च में आपको मेंशन करना पड़ता है। इसी प्रकार डीएमएफ में भी अगर आपने कोई सहायता ली है डेटा की, लिटरेचर की, तो वो आपको मेंशन करनी होती है विथ ऑल द डिटेल। कमियों में सुधार एवं उसकी जानकारी को देने के साथ साथ अगला पड़ाव आता है किसी भी ड्रग मास्टर फाइल के वार्षिक नवीनीकरण का, वार्षिक एनुअल अपडेट का। इस पूरे सेक्शन को जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैं बड़े ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जो भी किताबें आप अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, बी फार्मा हो, एम फार्मा हो या कोई भी कोर्स हो, तो जो किताबें आप रेफर करते हैं तो आप उसका देखते होंगे कि हर साल या 2 साल या 3 साल में एक बार नया वॉल्यूम रीप्रिंट होकर के आता है। अब नया वॉल्यूम रीप्रिंट होकर के आने का मतलब ये है कि पिछले वॉल्यूम में अगर कोई एडिशन करना है तो वो उसको हम करेंगे। तो ये रीप्रिंट
या फिर नया वर्जन, न्यू वॉल्यूम, ये क्यों आता है? सिर्फ इसलिए कि समय के साथ साथ जो जो उस टॉपिक के ऊपर उसका उसमें कवर किए हुए चैप्टर्स में कोई जानकारी अपडेट हुई है तो वो नए वर्जन में अपडेट करना बेहद जरूरी है। जैसे फार्मेसी में फार्माकोलॉजी विषय की बड़ी ही एक काफी चर्चित और काफी प्रसिद्ध बुक है केडी त्रिपाठी की द एसेंशियल्स ऑफ फार्माकोलॉजी। इसमें आप देखते होंगे कि हर साल एक नया वॉल्यूम आता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर साल नए दवा के मॉलिक्यूल आते हैं और वो सारे मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन बुक में अपडेट करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह से डीएमएफ में भी जो प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसकी सेल हो रही है, इसके साथ उसका प्रोडक्शन लेवल या फिर उसको किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहती हैं जो हर साल डीएमएफ में अपडेट करना होता है। तो इसके लिए ड्रग मास्टर फाइल का जो एप्लीकेंट है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उन्हें एफडीए को होल्डर के द्वारा एक नोटिफिकेशन भेजना होता है जो कि चेंज का नंबर है DMF 21 CFR 314/420C। इस नंबर के माध्यम से, एक्चुअल में ये कोड एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स है, इस नंबर का रेफरेंस डाल करके ही नोटिफिकेशन भेजा जाता है। इसके बाद लिस्टिंग ऑफ दी पर्सन से मतलब ये है कि वो सारे लोग जो कि डीएमएफ की इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, शेयर करने का कंपनी की ओर से जिम्मा लेते हैं। एनुअल अपडेट इन द सेंस कि वही जो मैंने आपको एक सिंपल शब्दों में बताया, उसको आप आराम से इसे वीडियो को बार बार रिवर्स करके देख सकते हैं कि इसमें सारी कौन सी इंफॉर्मेशन है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब बड़ा ही सिंपल है कि अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को दूसरी कंपनी ओवरटेक करती है या अब उसे वो परचेस कर लेती है तो वो नई मालिक बन जाती है, जिसकी वजह से डीएमएफ में भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के सारे डिटेल, सारी मेंशनिंग एफडीए को सूचित करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे हाल ही में बड़ी ही प्रसिद्ध कंपनी है भारत की रेनबेक्सी, जिसे दाइची फार्मास्यूटिकल ने ओवरटेक किया और अब दाइची रेनबेक्सी के सारे प्रोडक्ट्स, सारी जो मार्केटिंग है वो दाइची के नाम से ही होगी। तो सारे प्रोडक्ट्स की जो डीएमएफ वो चेंज हो जाएगी और हर प्रोडक्ट के ऊपर रेनबेक्सी की जगह दाइची का नाम आएगा, जिसकी वजह से एफडीए को भी जानकारी रहे, सारे पर्सनल्स को जानकारी रहे। इसके लिए दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को बताने के लिए जो डीएमएफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो नोटिफाई करेगा एफडीए को। उसमें होंगे नेम ऑफ ट्रांसफरी, मतलब किसका नाम ट्रांसफर किया जाता है, किसको किया जा रहा है और किस डेट में किया जा रहा है, और सारे ट्रांसफर्स मतलब जो पर्सनल्स है जो नया चार्ज लेंगे उन सबके साइन। जैसे सरकारी विभाग में भी अपनी ड्यूटियों, अपने जो काम है उन सबको चार्ज वाइज बांटा जाता है और कोई पर्सन कभी चार्ज लेता है, कोई पर्सन कभी चार्ज लेता है। तो इसके लिए भी काफी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। नेक्स्ट पार्ट इज द क्लोजर ऑफ द ड्रग मास्टर फाइल। अब क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सबमिशन हो गया, काम हो गया, बस बंद कर दिया। क्लोजर का मतलब होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट को कंपनी को मार्केट से डिसकंटिन्यू करना है, मतलब बंद करना है। जैसे आप अमूमन न्यूज में सुनते होंगे कि बहुत सारी दवाओं को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जैसे कोरेक्स सिरप है, या फिर मधुमेह में आने वाला बड़ा प्रसिद्ध मॉलिक्यूल है पायोग्लिटाजोन। तो इन सबको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया क्योंकि इनके हानिकारक इफेक्ट थे। तो इनकी जो डीएमएफ थी, मतलब जो ड्रग मास्टर फाइल थी, वो कंपनी के द्वारा एफडीए को सूचित करके उसे बंद भी करनी पड़ेगी ताकि उसका आगे चल के हमेशा एनुअल अपडेट ना करना पड़े। तो उसी में वो जानकारी होती है जिसमें सबसे पहले कि जो होल्डर जिसे डीएमएफ बंद करना है उसे एक रिपोर्ट बनानी होगी पूरी, और एक रिक्वेस्ट बनानी होगी कि अब मैं डीएमएफ को बंद करना चाहता हूं, और बाकायदा एक सॉलिड और वैलिड रीजन के साथ बताना पड़ेगा। अगर कोई दवा प्रोडक्ट मार्केट जी सपोज इन केस अगर फेल हो गया, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो मेंशन करना होगा कि सारे रीजन कि कितना मैन्युफैक्चर हुआ, क्यों सेल नहीं हुआ, एक्सपायर हो गया और मार्केट में नहीं चल रहा है। दूसरी बात, अगर कोई प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल की वजह से साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो वो सारे साइड इफेक्ट्स की रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी। जैसे पायोग्लिटाजोन में पैनक्रियाटिक कैंसर पाया जाता था मधुमेह के रोगियों में, तो वो सारी रिपोर्ट्स क्लिनिकल ट्रायल की लगानी पड़ती है क्लोजर ऑफ द डीएमएफ में। इसके बाद रिक्वेस्ट शुड होल्ड इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट द होल्डर्स ऑब्लिगेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि क्लेम किया जाता है किसी दूसरे पार्टी के द्वारा प्रोडक्ट के ऊपर
और उस पर केस चलता है, और अगर ऑब्लिगेशन जिसने लगाया है वो जीत जाता है तो भी डीएमएफ को बंद करना पड़ता है। इसका एक बड़ा ही डे टू डे मतलब कॉमन हमारा एग्जांपल है, आपने सुना होगा कि बीच में जो मैगी नूडल्स है उसके मसाले में लेड पाए जाने की वजह से उसे मार्केट से बंद कर दिया गया। तो मैगी नूडल्स में डीएमएफ तो नहीं जाती, लेकिन मैगी नूडल्स की जो जानकारी, चूंकि खाद्य पदार्थ है तो खाद्य पदार्थ के प्रशासन में उसकी जानकारी डीएमएफ के रूप में जाती थी, तो वो भी उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि बीच में प्रोडक्ट बंद हो गया था। अब वापस से वो दूसरे फॉर्म में आया है तो वापस से नई डीएमएफ के साथ अब वो चल रहा है। तो इसी तरीके से, और मैगी के ऊपर किसी ने कंप्लेंट करी थी, तभी उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में एक्शन हुआ और काम हुआ। तो ऑब्लिगेशन पार्ट एक अलग है। तो इसी तरह से कि ड्रग के ऊपर, कंपनी के ऊपर कोई अगर उसे कंप्लेन करता है, उसके बारे में रिपोर्ट करता है, तो फिर उसे भी इन सारी इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन के तहत बंद करना पड़ता है। इसके बाद कोई भी एजेंसी है वो भी एडीएमएफ को क्लोज कर सकती है, जो कि एनुअल अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन को देते हुए और प्रीवियस एनुअल रिपोर्ट को भी बताते हुए क्लोज कर सकती है।